सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज जिस विषय पर मैं बात करूंगा वो बड़ा ही ऐतिहासिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आज बात करने जा रहा हूं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की पूरी पृष्ठभूमि पर हम बात करेंगे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की उस व्यवस्था पर बात करेंगे, उन प्रोविजंस पर बात करेंगे जिसके कारण समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को गुलाम बना दिया गया, जन्मजात अपराधी बना दिया गया और उस अपराध के कारण वो समाज पूरा जम गया। उस समाज का जल, जंगल, ज़मीन, क्योंकि जिस व्यक्ति को, और न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समुदायों को, क्योंकि जब क्राइम की बात आती तो क्राइम कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन उस पूरी कम्युनिटी को, उस पूरे समाज को ऑफेंडर घोषित कर देना, क्रिमिनल बना देना, अपराधी बना देना। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके कारण एक बहुत बड़ा कबीला समाज, एक बहुत बड़ा आदिवासी समाज, एक बहुत बड़ा जिसको आजकल जनजातीय समाज कहते हैं, वो अंग्रेज़ों की इस मानसिकता के कारण पूर्ण रूप से अपराधी उसको घोषित कर दिया। पूरी कम्युनिटी को, अपराध कोई एक व्यक्ति करता था लेकिन उस पूरे कबीले को ही, उस पूरे समुदाय को ही जन्मजात बाय बर्थ उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ 1871 में जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित हुआ था। ध्यान से सुनना, 1871 में पहला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित हुआ, जो पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था, कुछ ट्राइबल्स एरिया में लागू हुआ था। लेकिन जो 1873 का जो दूसरा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हुआ, वो पूरे भारत के लेवल पर लागू हुआ। उसमें लगभग 200 से ज़्यादा उन जातियों को क्रिमिनल घोषित कर दिया जिनके बारे में अंग्रेज़ों को लगता था कि ये बहुत बड़ी रुकावट बनेगी। क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ है, 1857 में जो विद्रोह हुआ, कुछ लोग उसको मंगल पांडे का बताते हैं, कुछ लोग चर्बी वाले कारतूस, लेकिन अगर उसको गहराई से ऐतिहासिक रूप से उसको स्टडी किया जाए तो वो जो रिवोल्ट हुआ है, वो जो विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह के लिए मूल रूप से कबीला समाज और उसका रेवोल्यूशनरी रुख, उसका क्रांतिकारी रुख जिम्मेदार था। अगर पूरा विस्तृत तरीके से अगर हम इतिहास का, अगर हम उस टाइम की डेमोग्राफी का, उस टाइम की एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करें तो उस टाइम का जो कबीला समाज है वो इसके लिए जिम्मेदार है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो आज मैं पूरा विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि जब हमने भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा स्थापित किया, उसके ऊपर लगातार रिसर्च चल रही है, सर्वे चल रहा है, अध्ययन हम कर रहे हैं, तब हम जब ऐतिहासिक साहित्य को पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारे सामने ये सवाल उठता है कि क्या अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ ही जिम्मेदार थी? क्या उनकी राजनीतिक नीतियाँ ही जिम्मेदार थी? क्या उनकी धार्मिक नीतियाँ ही जिम्मेदार थी? लेकिन अब पता लगता कि 1873 का एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जिम्मेदार था लगभग 200 प्लस जातियों को, जिसके माध्यम से बाय बर्थ क्रिमिनल घोषित कर दिया, जन्मजात उनको अपराधी घोषित कर दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ आज बुनियादी तौर पर, क्योंकि जब भारत को हम सामाजिक रूप से समझते हैं, आर्थिक रूप से समझते हैं, सांस्कृतिक रूप से समझते हैं, धार्मिक रूप से समझते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये समाज इतना ज़्यादा गुलामी को एंजॉय क्यों करता है, इतना ज़्यादा गुलामी की मानसिकता से पीड़ित क्यों होता है। आज भी जब कोई एक पुलिस कर्मचारी गांव में आता है तो पूरी गांव के कान खड़े हो जाते हैं, पूरे गांव के लोग चर्चा करने लग जाते हैं कि उनके घर में आज पुलिस वाला आया है। तो ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जिसने 200 प्लस जातियों को क्रिमिनल घोषित कर दिया। हालांकि बाद में 31 अगस्त 1947 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को
लगभग एक तरह से बैन किया और एक दोबारा से एक नया एक्ट बनाया, जिसमें जो ये कबीला समाज था, जो आदिवासी समाज था, उसको विमुक्त जातियां घोषित कर दिया गया। डीएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स उनको घोषित कर दिया गया। और बाद में 2008 में डी नोटिफाइड एक आयोग बना और बाद में उसको राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया गया। तो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के तहत सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो बात लगी कि भारत की गुलामी और जो आज भारत में जो मार्शल जातियाँ हैं, उनमें मूल रूप से अगर हम देखते हैं तो ट्राइब्स है ज़्यादातर। 200 प्लस जातियों को, चाहे वो गुज्जर हो, लोध हो, संथाल हो, अहीर हो, चमार हो, भंगी हो, मीणा हो, उन सब जातियों को, गडरिया हो, लोहार हो, लगभग 200 प्लस जातियाँ, इनकी पूरी लिस्ट मैं ये आपको दूंगा कि उनको जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1873 के माध्यम से पूरे भारत में उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया, जिसके कारण वो गुलामी की प्रक्रिया में रहे। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको अपनी रेलवे लाइन यहाँ पे बिछानी थी, रेलवे का स्ट्रक्चर तैयार करना था, उनको बैंकिंग सिस्टम तैयार करना था, उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सिस्टम तैयार करना था, अपने कैंट्स बसाने थे, अपने आर्मी कैंट लगाने थे, अपनी एजुकेशन सेटअप को तैयार करना था। और उस सेटअप को तैयार करने के बीच में सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो कबीला समाज था, वो ट्राइबल्स कम्युनिटी थी। क्योंकि जल, जंगल, ज़मीन और जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे, जितने प्राकृतिक संसाधन थे, उनके ऊपर पूरा कब्जा ट्राइबल कम्युनिटी का था, जिनको आजकल हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं, उनका कब्जा था। उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत ललकारा, अंग्रेज़ों को बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी। 1857 का विद्रोह हुआ तो फिर 1857 के बाद डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और जो बहुत बड़े साम्राज्यवादी जो गवर्नर जनरल रहे हैं, भारत के वाइसराय रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर्स रहे हैं, उन्होंने एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के माध्यम से कहा कि लोगों को हम इसके माध्यम से डरा देंगे, और लोग डरने भी लग गए। तो इसमें पहले दादा को अपराधी बना दिया, फिर उसके बेटा को अपराधी बना दिया, फिर पोता को अपराधी बना दिया। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि 1857 के विद्रोह से निकलती है। क्योंकि जो जैसे हम मुंडा मूवमेंट पढ़ते हैं, संथाल मूवमेंट पढ़ते हैं, जितनी भी आदिवासी मूवमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो वो मूवमेंट्स ऐसे नहीं कि ऐसे ही चली, उनके ब्लड के अंदर रेवोल्यूशनरी पावर थी। वो क्रांति करना जानते थे, वो विद्रोह करना जानते थे, वो विरोध करना जानते थे। वो बाई बर्थ एक तरह से मार्शल जातियाँ थी। तो मैं इसलिए इस विषय पर बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आज मैं विचार कर रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, बड़ा ही एक तरह से ज्वलंत मुद्दा है। देखो, जब हम कहते हैं ना इतिहास से भविष्य बनता है, कहते हैं ना कि जब भी किसी समाज का भविष्य जानना है, वर्तमान को देखना है, तो उसका अतीत ज़रूर देख लेना चाहिए। तो उसी अतीत की मैं आज बात कर रहा हूँ, उसी आज मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। तो आज हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और हिस्ट्री पर आपको ले जा रहे हैं। और हिस्ट्री में भी एक बड़ा ख़तरनाक जो एक्ट था, जो काला कानून था 1873 का, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है। क्योंकि मेरी इच्छा हुई कि आज मॉर्निंग में मैं ज़रूर सुबह सुबह, विषय और भी कई थे, लेकिन मुझे लगा कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हिस्टोरिकल विषय है, इस पर बात करनी चाहिए, जिसने समाज की लगभग 200 प्लस उन मार्शल जातियों को जो लड़ना जानती थी। आजकल तो वो जातियां लड़ना भूल गई है, तर्क करना भूल गई है, विज्ञानवाद से बहुत मुक्त हो गई है, वो एक तरह से अंधविश्वासी बन चुकी, वो कोई सवाल जवाब नहीं करती। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। इसकी पृष्ठभूमि 1857 है। दूसरा ये है कि अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी, उनको रेलवे बिछानी थी, उनको बैंकिंग सिस्टम सेट करना था, उनको अपना स्टील पिलर भारत में स्थापित करना था। दरअसल अंग्रेज़ पहले तो सोचते रहे कि हम यहाँ पे अपना मोरल बेस तैयार करें, अपना एजुकेशन सिस्टम दे, अपना बैंकिंग सिस्टम दे, लोगों को ये बताएं। क्योंकि जो उस टाइम आज़ादी से पहले जो पहला चैप्टर आता था, वो आता था ब्लेसिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को ये कहती थी कि हम जो है आपको सिविलाइज करने आए हैं, हम आपको संस्कृति देना चाहते हैं, हम आपको एनलाइटेंड देना चाहते हैं। क्योंकि जो
जो इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियन है, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, वो भारत की संस्कृति को बड़ा नीच और बड़ा डार्क और बड़ा अंधा और एक तरह से बाबाओं और संतों की जो है यूँ कहा जाए इतिहास बताते थे, उसकी कल्चर बताते थे। वो कहते थे कि हम आपको जागरूक करने आए हैं, हम आपको शिक्षित करने आए हैं, जबकि अंग्रेज़ मुख्यतः भारत में अपना साम्राज्यवादी शासन स्थापित करना चाहते थे। और 1873 का जो एक्ट पारित हुआ, उसने ट्राइबल्स को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम बना दिया। और आज भी वो जातियां अपने जल, जंगल, ज़मीन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि उनको अंधविश्वासों में धकेल दिया गया है। तो मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि 1873 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, वो एक्ट को पढ़ना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसके बारे लोगों को जागरूक करना, खासकर ट्राइबल्स एरिया में, वो भूमिहीन संघर्ष जो हमारा मोर्चा है, जो भूमिहीनों की बात उठाता है, जो बेरोजगारों की बात उठाता है, जो अशिक्षित लोगों को कहता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, तो उन सब के लिए हम एक बड़ा जागरूक तरीके से, बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इस आज वाले विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इसकी पृष्ठभूमि भी जानें कि वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण इतना बड़ा काला एक्ट 1873 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो अंग्रेज़ों को पारित करना पड़ा, पूरे भारत में लागू करना पड़ा। मैं बात करूंगा वो कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक कारण थे जिसके कारण अंग्रेज़ ट्राइबल कम्युनिटी से, कबीला समाज से, कबीलाई समाज से, जनजातीय समाज से, विमुक्त समाज से, जिसके अलग अलग नाम दिए गए। क्योंकि जब विषय को बहुत ज़्यादा वो किया जाता तो नामों के चक्कर में, डिवीज़न के चक्कर में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो घुमा देते हैं। तो मैं बड़ी सीधी लैंग्वेज में, बड़ी सपाट भाषा में, बड़ा ही हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ताकि इसकी पेचीदगियों को आप समझें कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में 18 साल के किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल घोषित करके उसकी पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनल घोषित कर देते थे। पहली बात ये होती थी, 18 साल से किसी भी ऊपर के उम्र के व्यक्ति को क्रिमिनल घोषित कर देते थे, पूरी जाति को, उस पूरे समुदाय को, जैसे मुंडा है, जैसे संथाल है, जैसे भील है, जैसे लोध है, जैसे पासी है, जैसे चमार है, जैसे अहीर है, जैसे पाल है, जैसे गडरिया है, जैसे लुहार है, जैसे जाट है, जैसे अहीर है, जैसे यादव है, भंगी है, इन सब जातियों को क्रिमिनल घोषित कर दिया, जन्मजात क्रिमिनल। हालांकि बाद में जन्मजात शब्द हटा लिया भारत सरकार ने आफ्टर फ्रीडम, इनको हैबिचुअल ऑफेंडर बना दिया कि ये जन्मजात अपराधी है। यानी क्रिमिनल ये बाई बर्थ नहीं है, ये जन्मजात नहीं है, ये हैबिचुअल है, आदतन है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। विषय बहुत गंभीर है, इसकी गंभीरता को आपको पहचानना पड़ेगा ताकि आपको आदिवासी समाज और दूसरी जो मार्शल जातियाँ थी उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पैराडाइम आपके समझ में आ जाए। क्योंकि विषय कई बार विषयांतर हो जाता है, दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा संगठन बड़ा ऑर्गेनाइज इस पे स्टडी कर रहा है, बड़ा सिस्टमेटिक हम स्टडी कर रहे हैं। लोग हमसे लगभग हर राज्य के ही जुड़ रहे हैं कि हमें भी न्याय चाहिए, हमें भी जस्टिस चाहिए, हमें भी शिक्षा चाहिए, हमें भी रोज़गार चाहिए, हमें भी ज़मीन भागीदारी चाहिए। तो हमारा जो ये एक संगठन हमने बनाया है, भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, तो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा जो है उन सामाजिक आधारों पर काम कर रहा है, उन राजनीतिक आधारों पर काम कर रहा है, उन सांस्कृतिक आधारों पर काम कर रहा है, उन धार्मिक आधारों पर काम कर रहा है। और हम जगा रहे हैं भारत के उन चारों पिलरों को जो डेमोक्रेसी के मेन पिलर है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो मीडिया है, कि क्या आप अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप आदिवासियों की मानसिकता को बदल पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप आदिवासियों को, ट्राइब्स को महसूस करा पा रहे हैं कि नहीं कि आप एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद नागरिक हैं। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पे आज चर्चा करते करते मैं पूरा विस्तार से आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि में ये होता था कि डेली आपको 2 बार थाने में जाके हाजिरी लगानी होती थी।
अपने फिंगरप्रिंट देने होते थे, अपनी पहचान देनी होती थी कि मैं यहीं पे रह रहा हूँ, पूरे समुदाय के किसी आदमी को। और 6 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको परिवार से अलग कर दिया जाता था। उस क्रिमिनल समुदाय जिसको अंग्रेज़ों ने माना उससे अलग कर दिया जाता था और उनको औद्योगिक फैक्ट्रियों में काम कराया जाता था। उनको एक तरह से मेंटली गुलाम बनाया जाता था। मानसिक रूप से उनकी कंडीशनिंग की जाती थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, उनके उद्योगों में काम करेंगे। और पहले तो जो हमारे जो फैक्ट्रीज़ एक्ट आए उससे पहले तो जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी बहुत ख़तरनाक। फैक्ट्रियों में 20-20, 22-22 घंटे, 18-18 घंटे काम करना पड़ता था। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने ट्राइबल कम्युनिटी को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा। इसके परिणाम क्या हुए कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका, क्योंकि उन्होंने अपने दादा को भी जन्मजात अपराधी देखा, अपने बाप को भी जन्मजात अपराधी देखा और वो खुद भी जन्मजात अपराधी हो गए, तो वो बड़ा अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। और गुलामी का पिलर जो है, गुलामी का जो मेन जो यूँ कहा जाए कि गुलामी की जो पूरी परंपरा है, गुलामी की जो पूरी प्रक्रिया है, उस ट्राइबल कम्युनिटी जिसको विमुक्त समाज कहते हैं, जिसको घुमंतु समाज कहते हैं, जिसके पास आज जल जंगल ज़मीन नहीं है, जो शिक्षा से भी वंचित है, रोज़गार से वंचित है, जो भूमिहीन है, लैंडलेस हो चुका है, जबकि पहले उसके पास यूँ कहा जाए कि जल जंगल और ज़मीन के ऊपर उसका बहुत बड़ा आधिपत्य था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे ही सबसे ज़्यादा डरती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की टक्कर लेने वाले संथाल थे, मुंडा थे, मीणा थे, जाट थे, अहीर थे, यादव थे, गुजर थे, भंगी थे, चमार थे। ये सब लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा, इनको पहले तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स बताया। बाद में इन्हीं को ही जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे अपने रेजिमेंट बसाने लग गई, अपने रेजिमेंट एस्टेब्लिश करने लग गई, अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने लग गई, क्योंकि ब्रिटिश जो एम्पायर है वो शुरू में यहाँ पर एक कॉलोनियल स्टेट के रूप में हमारे सामने आता, बस्तीवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था के रूप में। तो उनको यहाँ पे शुरू में ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि हम यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, वी आर द मर्चेंट। कभी वो चाय का व्यापार करते या अफीम का व्यापार करते या मसाले का व्यापार करते। तो भारतीय लोग उनकी असली चाल चरित्र और चेहरा को पहचान नहीं पाए। और यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे जैसे 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, फिर वो मुग़ल एम्पायर के साथ अपना राफ्ता कायम करती है, जहांगीर से, अकबर से, फ़र्रुखशियर से, और फिर धीरे धीरे उनको यहाँ पे दीवानी के अधिकार मिलते हैं। बैटल ऑफ प्लासी होती है, सिराजुद्दौला लड़ता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है जहाँ पे शाह आलम लड़ता है, मीर कासिम लड़ता है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, राजनीति करना जानते थे, डिवाइड एंड रूल के बहुत बड़े मास्टर थे। साम दाम दंड भेद, उनको जैसा जैसा जो व्यवस्थाएं उनको करी वो व्यवस्थाएं वो यहाँ पे लागू कर रहे थे। तो ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है बहुत बड़ा काला कानून था। और वैसे वैसे एक्ट भारत सरकार आज़ादी के बाद भारत में लेने कई बार लागू कर रही है, जैसे करती रही है। जैसे इमरजेंसी में एक्ट लागू किया, या धारा 144 लागू होती है जिसमें बहुत से मूल अधिकार गायब हो जाते हैं अपने आप, या जैसे किसानों के लिए 3 काले कानून बने थे। तो इस तरह भारत आज़ाद है, लेकिन आज भी भारत की जो मानसिकता है, भारत के जो 200 से ज़्यादा जातियाँ जो इस अमानवीय अन्याय अत्याचार का शिकार थी, जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, बहुत बड़ा एक एट्रोसिटी थी कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर पूरी कम्युनिटी को ही जन्मजात अपराधी घोषित कर देना। हालांकि आज उनके लिए डीएनटी कमीशन बन चुका है, घुमंतु आयोग बन चुका है, लेकिन ये बड़ा सोचने का विषय है जुडिशरी के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, मीडिया के लिए, कॉरपोरेट के लिए। आज भी 1 रुपया एकड़ के दाम के आधार पर उन आदिवासियों की ज़मीनों को बड़े बड़े
पूंजीपति घरानों को बेच दिया जाता है, अडानी अंबानी को बेच दिया जाता है, और आदिवासी बिल्कुल साइलेंट। क्योंकि आदिवासी कल्चर जो है वो जॉइंट फैमिली कल्चर थी, उनकी अपनी कबीला कल्चर थी, आज़ादी में वो विश्वास रखते थे, खुले विचारों के लोग थे, किसी से डरते नहीं थे। डर उनके अंदर था ही नहीं दरअसल। जो ये जिनको मार्शल कोम अंग्रेज़ों ने बताया, वो सिर्फ इसलिए बताया कि वो डरते नहीं थे, और आज लोग छोटी छोटी व्यवस्थाओं से डर जाते हैं। तो हम इसीलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लड़ना सीखिए, तर्क करना सीखिए। और उनके पास अपने परंपरागत हथियार होते थे, आज तो हमारे से हथियार भी हम नहीं ले सकते, हथियार के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मेरा ये मानना कि हथियारों का भी अधिकार एक अपना व्यक्तिगत अपने सुरक्षा के लिए ज़रूर मिलना चाहिए, नहीं तो आपको एक तरह से आत्मरक्षा का अधिकार भी नहीं होगा। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पर डिस्कशन कर रहा हूँ, विचार विमर्श कर रहा हूँ कि शायद आपका ज़मीर जाग जाए, शायद आप मेरे से कांटेक्ट करें, और आपका कोई ऐसा विषय है जिस पर आप बात नहीं कर पा रहे, उस पर ज़रूर। क्योंकि इंसान मूलतः एक सामाजिक प्राणी होता है। बट जैसे रूसो ने कहा, रूसो वाज ए ग्रेट फिलोसफर, कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो ने किताब लिखी, सामाजिक समझौता, उसकी पहली लाइन ही ये है कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंस। कि जो इंसान है वो जन्मजात आज़ाद पैदा होता है, लेकिन यहाँ पर बेड़ियों में जकड़ा होता है। बेड़ियाँ मतलब डर की बेड़ियाँ, संदेह की बेड़ियाँ, भय की बेड़ियाँ। तो उनसे बाहर निकलकर आपको ज़रूर आना पड़ेगा फील्ड में, ज़रूर जागरूक होना पड़ेगा। और मेरा ये पूरा विश्वास है, मैं पूरा दृढ़ विश्वास के साथ आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जागरूक होइए। ओनली स्लोगन एंड स्पीचेज कैन नॉट सोल्व योर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। भाई झारखंड में जैसे रांची में बहुत बड़ा आंदोलन चला देते हैं हमारे जैन जी या यूथ, जंतर मंतर में बहुत बड़ा आंदोलन चल जाता, पटना में बहुत बड़ा आंदोलन चल जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पुलिसिया तंत्र 1873 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के माध्यम से जो उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, पुलिस को इतनी पावर्स दी थी कि डेली उस परिवार को थाने में जाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना रहने का एक उनकी स्पेशल ट्राइब्स सेटलमेंट, सेपरेट ट्राइब्स सेटलमेंट उनकी बना दी गई थी। उनकी जनजातीय एक अलग से बस्तियां जहां पे उनको रहना होता था। अब देखिए उनके ऊपर कितनी असमानता थी, कितना वो असहज थे, कितनी उनको पेन था, कितनी उनके ऊपर पीड़ा थी। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत आपका अपना भारत है। आज भी समाज का लगभग वो 30-40%, हालांकि उसको ट्राइब्स को हम 8-7% बता देते हैं, लेकिन चूँकि भारत में देखा जाए तो कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, तो इसलिए जो उनकी आबादी है प्रॉपर दिखाते नहीं है डाटा सेंटर। तो मेरा यही मानना है कि आप ज़रूर इसको स्टडी करें, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की इसकी पृष्ठभूमि कुछ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके कौन कौन से कारण थे, इसके परिणाम क्या हुए, और कैसे इसने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को, जिसमें 200 से ज़्यादा वो मार्शल जातियाँ, जिनको मैं नाम के साथ भी बुला रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं कि कोई जाति का मैं कोई वो करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उनका एक तरह से उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि चाहे वो जाट है, चमार है, अहीर है, लोध है, परमार है, संथाल है, मुंडा है, यादव है, अहीर है, भंगी है, वाल्मीकि है, वो सब जातियाँ जिनको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल घोषित कर दिया। और किसी एक व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं किया, ध्यान रखना, एक व्यक्ति के क्रिमिनल होने पर पूरा समुदाय क्रिमिनल हो जाता था, पूरी कम्युनिटी को वो हाईलाइट कर देते थे कि ये कम्युनिटी तो मूलतः क्या है, जन्मजात अपराधी है, बाय बर्थ क्रिमिनल है। अब बताओ, जन्मजात कुछ भी नहीं होता, और जब अपराध करता तो एक व्यक्ति करता, पूरा समुदाय कभी अपराध नहीं कर सकता। ये भारत के उस टाइम के पुलिस तंत्र को समझना चाहिए। आज की पुलिस आधुनिक हो गई है, लेकिन उनकी मानसिकता में वही क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पड़ा है। और जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है, कोई जाता उनके पास, तो उसके साथ बड़ा वो मिसबिहेव और बड़ा मिसट्रीट करते हैं। तो पुलिस सिस्टम को ज़रूर समझना चाहिए, पुलिस को सोचना चाहिए कि वो कोई मालिक नहीं है, वो इस जनता के नौकर है।
तो मैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की कुछ-कुछ व्यवस्थाएँ, कुछ-कुछ परंपराएँ, कुछ-कुछ ट्रेडिशन या उसका कल्चर या उसका मोडस ऑपरेंडी या उसका मोडस विवेंडी आज भी भारत की गलियों में, भारत के गाँव में, भारत के देहात में, भारत के ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर, राज्यों लेवल पर आज भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की वो मानसिकता, वो उनका मेंटल लेवल आज भी पुलिस और भारत की उसके अंदर पड़ा हुआ है, सोसाइटी के अंदर। तो हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। पुलिस तंत्र को थोड़ा-सा लिबरल होना चाहिए, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए 80 साल हो रहे हैं। 15 अगस्त 2026 को हम 80वां फ्रीडम डे मना रहे हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हालांकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी कि 14 अगस्त 1947 को भारत का पहले पार्टीशन हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था, बहुत बड़े लेवल पर यूँ कहा जाए कि लोग पीड़ित हुए थे, लोग जुल्म के शिकार हुए थे। ये हम देखते हैं जब ट्रेन टू पाकिस्तान एक बुक है, खुशवंत सिंह जी ने लिखी है, और एक फ़िल्म इस पे गदर मूवी है, तो उसमें हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली पता लगता है। इस पे बहुत से हवाले भी हैं। और बाद में जब यहाँ पे माइग्रेशन हुआ तो बहुत बड़ा एक लैंड स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा एक भूमि का घोटाला हुआ था। तो इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि भूमिहीनों को ज़मीन दी जाए। जो लैंड सीलिंग एक्ट है या जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है या जो उस टाइम जो ज़मीनें बांटी उस टाइम के तहसीलदारों ने, उस टाइम में अलग अलग कैंप बना दिए, नाबा में, जींद में, पटियाला में, फरीदकोट में, फिरोजपुर में, सहारनपुर में, अम्बाला में। तो वो जो कैंप बने थे उनके माइग्रेटेड लोगों के, तो वहाँ पर ज़मीन बांटने में बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। जैसे आजकल पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है तो स्टूडेंट्स कहते हैं, यूथ कहती है, जैन जी कहता है, जैन जी के अलावा दूसरे जी भी कहते हैं, क्योंकि जैन जी ही सिर्फ यूथ नहीं है। ये चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो जो मेन मूवमेंट है वो विषांतर हो जाएगी। मेन जो मूवमेंट है वो एक तरह से विषय से हट जाएगी। तो इस विषय पर हमें सोचना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक सभी सरोकारों को समझना पड़ेगा। तो हमारा संगठन जो है भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, ये उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, केरला में, आंध्रा में। तो हम आदिवासी ट्राइबल्स एरिया की असम की तरफ भी जा रहे हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की तरफ भी जा रहे हैं। शायद उसीलिए मैंने आज ये टॉपिक सेलेक्ट किया कि आज मैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में जो पहली बार पास हुआ, जो कुछ ट्राइबल एरिया में लागू हुआ, उसके बाद 1873 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास हुआ, जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर, इवन यूँ कहा जाए कि उस टाइम तो भारतीय उपमहाद्वीप था, उसके बाद तो भारत का डिवीज़न हुआ, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, और आज भारत एक बहुत छोटा सा मुल्क रह गया है, जहाँ पर जल, जंगल, ज़मीन, भूमि के अधिकारों की आज बहुत बड़ी समस्या है। आज सबको शिक्षा की शमूलियत नहीं हो पा रही है, सबको रोज़गार नहीं मिल रहा है, सबको स्वास्थ्य की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सबको ज़मीन भागीदारी नहीं मिल रही है। उन्हीं मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सत्ता पक्ष, क्योंकि क्वेश्चन जब कोई उठता तो मेन बात किसके साथ होती? सत्ता पक्ष के साथ, बिकॉज पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता मास्टर की होती है, जिससे लगभग सारे समाधान हो जाते जो भी किसी देश को चलाने के लिए। क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है, भारत की एक डेमोक्रेसी है, भारत की अपनी आबादी है, भारत की अपनी टेरिटरी है। तो भारत एक सॉवरेन स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें बुनियादी तौर पर यही विचार करना है कि इतने खतरनाक एक्ट भारत में पास हुए, और उन सब मुद्दों पर तो मैं बाद में बात करूंगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में अपने स्टील पिलर को और स्ट्रॉन्ग किया, कैसे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर यूँ कहा जाए कि मोरल बेस तैयार किया, कैसे उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलाइंस, और कैसे भारत का पार्टीशन किया, और कैसे भारत में उन्होंने जैसे 1909 में मार्लेमेंटो रिफॉर्म, 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, फिर साइमन कमीशन, और कैसे उन्होंने यहाँ पे पूना पैक्ट जैसा खतरनाक एक्ट पास करवा कर भारत के एक समाज को पूरा जमा दिया।
उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सरोकारों का बिल्कुल कत्लेआम कर दिया। पूना पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पे मैं डिटेल में बात करूँगा कि पूना पैक्ट ने कैसे भारत की उन मार्शल जातियों के पॉलिटिकल अधिकारों का कत्ल किया। पूना पैक्ट को करने वाले बड़े ही जालिम लोग थे, उस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा। पूना पैक्ट को करने वाले बड़े ही जालिम, बड़े ही इमोशनलेस लोग थे, जिन्होंने समाज के एक तबके के अधिकारों को बेचने का काम किया। इस मुद्दे पर मैं विस्तार से बात करूंगा। चूँकि आज का मुद्दा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को कई बार मैं पूना पैक्ट के साथ भी कंपेयर करता हूं, और कभी विस्तार से बात करूंगा कि पूना पैक्ट और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कैसे बुनियादी तौर पर भारत को इन्होंने कमज़ोर किया, भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सरोकारों का गला घोटने का काम किया। और कई बारी मैं बोलते बोलते विषय कई बन जाते हैं, कई बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि आप मेरे विचारों को ध्यान से सुने। आपको कई पहलुओं पर सोचने का, अपना नज़रिया बनाने का, अपना एक एप्टीट्यूड बनाने का, अपनी अप्रोच बनाने का, विकसित करने का आपको मौका मिलेगा। ऐसा मैं पूरा संकल्प के साथ कह रहा हूँ, पूरा दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1873 था, उसने सामाजिक रूप से क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिया लोगों को। उनका मान सम्मान चला गया, उनका आत्मसम्मान चला गया। क्योंकि किसी भी इंसान को अगर आपको कमज़ोर करना है तो उसको क्रिमिनल बोल दो। कहते हैं ना कि किसी भी कुत्ते को अगर मारना है, शब्द थोड़ा ज़्यादा हैवी है तो इसको मैं ना यूज करूं शायद, लेकिन किसी को भी अगर आपको वो करना है तो उसको बदनाम कर दो। तो ऐसे ही कहते हैं ना, बद से बदनाम। तो ये चीज़ें मतलब ब्रिटिशर गवर्नमेंट कैसे सोचती थी, क्योंकि ब्रिटिशर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती थी, जो उनके इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियन है, चाहे वो जेम्स मिल है, चाहे वो लॉर्ड कर्जन है, चाहे वो पर्सिवल स्पीयर है, चाहे वो डलहौजी है, चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव, चाहे वो लॉर्ड मैकाले, उनका एक ही मानना था कि भारत का जो समाज है इसको आप बिल्कुल डार्क बता दो, इसको संतों का, पीरों का, फ़कीरों का, बाबाओं का देश बता दो, तो इस देश के नागरिकों के अंदर एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एक हीनता की भावना आ जाएगी, और उस समाज का, उस जाति का, उस समुदाय का कुछ नहीं हो सकता जिसको हीनता की ग्रंथि ने डस लिया हो। कहते हैं ना, सांप का डसा एक बार जिंदा हो जाता, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम बन जाए, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, और पूरी जो बॉडी है वो ब्रेन को कंट्रोल करती है। तो दिमाग का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। अब एक तरह से ये समाज ऐसा हो गया कि जैसे इसको पार्किंसन रोग हो गया। कहते हैं ना, जब पार्किंसन रोग हो जाता है, पार्किंसन एक बीमारी है, दिमाग की बीमारी है पार्किंसन, जिसमें व्यक्ति की मूवमेंट रुक जाती है, बहुत हाई लेवल पर, बहुत डीप लेवल पर वो मरीज बन जाता है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं आती, और उसको जो है धीरे धीरे उसकी मूवमेंट लानी पड़ती है, उसको टहलाना पड़ता है धीरे धीरे तैयार। तो एक तरह से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के माध्यम से भारत का जो बहुत बड़ा तबका है वो पार्किंसन रोग का मरीज हो गया। आजकल एक उनकी टैबलेट भी आती है सिंडोपा करके, सिंडोपा टैबलेट उनको देनी पड़ रही है आजकल। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष या समुदायों को कोई कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि उनका ज़मीर जिंदा हो जाए, जागती ज़मीर के लोग जाग जाएं, क्योंकि वो बहुत अंधकार में चले गए हैं, अंधविश्वासों के अंधकार में चले गए हैं, वो बहुत पीछे चले गए हैं। उनको अपने सामाजिक सरोकारों पर बात करनी चाहिए, उनको अपने राजनीतिक सरोकारों पर बात करनी चाहिए, उनको अपने धार्मिक सरोकारों पर बात करनी चाहिए, उनको अपने आर्थिक सरोकारों पर बात करनी चाहिए, उनको अपने मनोवैज्ञानिक सरोकारों पर बात करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भारत दोबारा से फिर सोने की चिड़िया बन सकता है, और वो दोबारा से फिर जल, जंगल और ज़मीन के मूल मालिक बन सकते हैं। तो उनको अपने अंदर मालिक की सोच रखनी पड़ेगी, ना कि गुलाम की सोच, क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने उनको गुलाम बनाया, उनको बंधुआ मजदूर बनाया, उनको जन्मजात अपराधी बना दिया, जन्मजात उनको ऑफेंडर बना दिया।
तो एक अपराधी समाज की मानसिकता से वो पीड़ित रहे, लगातार डरते रहे पुलिस से, मिलिट्री से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लेकिन आज का जो टाइम है वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के पास अपना एक लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के पास फंडामेंटल अधिकार है। आप जहाँ पे भी जो आपको मंच मिले वहाँ पर आप बोलिए, लिखिए, अपनी आवाज़ उठाइए। या आप कुछ नहीं कर पा रहे तो जो बोल रहा है, जो कोई भी मोमेंट को चला रहा है, उसको आप ज़रूर एस्पायर करिए, ज़रूर उसको आप तन मन धन से सहयोग करिए। क्योंकि समाज में हमेशा उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो समाज की एक दकियानूसी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे बाहर निकले, जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान भी बहुत सी ऐसी रूढ़ियाँ थी, जैसे सती प्रथा थी, विधवा प्रथा थी, जाति प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था थी, नरबली थी, सामंतवादी प्रथा थी। तो ये सारी प्रथाएं धीरे धीरे टूटी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन लागू करी, तो उसके कारण भारत में, ऐसा नहीं कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, कोई दो चार उनके पक्ष भी रहे होंगे, जैसे उन्होंने यहाँ पे रेनेसां को डेवलप करने में। लेकिन जर्नली वो यहाँ पे एक कॉलोनियल माइंड सेट तैयार करना चाहते थे, साम्राज्यवादी। और बहुत जल्दी ही वो डीकॉलोनाइज भी हुआ। भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी, सरदार भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़ाई लड़ी, बुटकेश्वर दत्त ने लड़ाई लड़ी, अशफाक उल्ला ने लड़ाई लड़ी, शहीद उधम सिंह, ऐसे बहुत से हमारे पास महापुरुष है, फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने विस्तार के साथ एक यूँ कहा जाए कि भारत को आज़ाद कराने का काम किया। क्योंकि आज़ादी उस टाइम सबसे बड़ा एक मिशन था हमारा। उसके लिए बहुत लंबी मूवमेंट्स चली है, जन आंदोलन चले हैं। जैसे सबसे बड़ी जो आंदोलन था वो तो मैंने आपको बताया कि 1857 का ही रिवोल्ट था, जिस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स डर गए थे, उनके अंदर खौफ पैदा हो गया था। उनको इस चीज़ की तसल्ली हो गई थी कि क्योंकि वो मूवमेंट वो जीत गए थे, उनके पास अच्छे लीडर थे, चाहे वो जॉन लॉरेंस है, चाहे वो आउटरम साहब है, चाहे वो हडसन साहब है। उन्होंने उस टाइम की जो ट्रेडिशनल प्रिंसली स्टेट था उनको कंट्रोल कर लिया, चाहे वो झांसी है, चाहे वो ग्वालियर है, चाहे वो जींद है, चाहे वो पटियाला है, फरीदकोट है। क्योंकि भारत में 565 जो है प्रिंसली स्टेट थी, तो उनको कंट्रोल करके उन्होंने यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज, क्योंकि इस मोमेंट के लिए कहते हैं कि डलहौजी की नीति भी जिम्मेदार थी, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो मैं आज पॉलिसीज़ तो सारी बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे, लेकिन मेन जो मेरा मकसद इस आज की टॉक का, आज के डिस्कशन का है, वो अपने संगठन को आप तक पहुँचाने का भी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा उन ऐतिहासिक पहलुओं को उठाने का काम करेगा, उन सामाजिक व्यवस्थाओं को उठाने का काम करेगा, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं को उठाने का काम करेगा जिसके कारण आपको शिक्षा नहीं मिल रही। कल मैंने बात की थी कि शिक्षा चाहे किसी को पीएचडी तक करनी हो, डीलिट तक, पैसे के अभाव में किसी की शिक्षा ना छूटे, स्कूल की फ़ीस के अभाव में किसी की शिक्षा ना छूटे, कॉलेज की फ़ीस के अभाव में किसी की शिक्षा ना छूटे, यूनिवर्सिटी की फ़ीस के अभाव में किसी की शिक्षा ना छूटे, हॉस्टल की फ़ीस के अभाव में किसी की शिक्षा या किसी का हॉस्टल ना छूटे। ऐसा मेरा विचार है। सरकार को इसको मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सरकार छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको गंभीरता से नहीं लेती है, अलग अलग डिस्कोर्सेज में उनको जो है डिवाइड डिवीज़न करने का काम करती। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये विचार है कि सरकार को छात्रों की, युवाओं की, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की आधारशिला होती है, शिक्षा किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करती है, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करती है, राजनीतिक व्यवस्था को ज़्यादा जवाबदेह बनाती है, सांस्कृतिक व्यवस्था को भी मजबूत करती है। शिक्षा से ही जागरूक नागरिक पैदा होते हैं, जो सवाल उठाते हैं, जो प्रशासन की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। शिक्षित लोग ही तर्क करते हैं। समाज के अंदर जो कुव्यवस्थाएं चलती है, दकियानूसी, रूढ़िवादी, पाखंडी, अंधविश्वासी विचार होते हैं, उनका सामना करके शिक्षित व्यक्ति उस देश में एक साइंटिफिक टेम्पर पैदा करता है,
बुलंद आवाज़ के लोग पैदा करता है, ऐसे लोग पैदा करता है, ऐसी एक लीडरशिप पैदा करती है जो कभी डोलती नहीं, जो कभी झुकती नहीं, जो कभी रुकती नहीं, जो हमेशा बुलंद आवाज़ में अपने अधिकारों की बात भी करती है, अपने कर्तव्यों के प्रति भी वो पूरी जवाबदेह होती। तो शिक्षा हमारा मूल मुद्दा होना चाहिए और भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा शिक्षा को लेकर बहुत लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। रोजगार को लेकर हमारी लंबी लड़ाई है कि रोजगार के मुद्दे को सत्ता पक्ष हल्के में ना ले, रोजगार सभी को उपलब्ध हो। ये बात हमने पहले भी कही कि हर परिवार को स्थायी रोजगार मिले, निजीकरण का खात्मा हो, आउटसोर्सिंग और संविदा के आधार पर जो भर्तियां होती हैं उनका खात्मा हो, ताकि भारत में सभी एक अच्छे भविष्य की कामना कर सकें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से आपका भविष्य बनता है। और तीसरी जो बात मैंने कही वो कही कि सबको ज़मीन मिले, हर परिवार को 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड मिले और 10 मरले का उनको आवासीय मकान मिले। सरकार ये जवाबदेही तुरंत निभाए, सत्ता पक्ष इसके बारे में अपने विचार भी रखे, आगे आए, क्योंकि जैसे मैंने बार बार बात कही कि लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। लोकतंत्र के 4 पिलर जैसे बताते, जैसे कोई मकान बनता है तो हम ईंट लगाते हैं, ये ईंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब सरकार को पता है कि इस ईंट को दीवार में कहाँ पे फिट करना है, तो लगभग वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें इस चीज़ पर विचार करना चाहिए, हमें इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि क्या जो लेजिस्लेचर है, जो विधान पालिका है, जो विधायी पालिका है, जो विधायिका है, क्या जो वो कानून बना रही है वो कानून शिक्षा के अधिकार को मजबूत करेगा, रोजगार के अधिकार को मजबूत करेगा, या भूमिहीनों को ज़मीन देगा? तो ऐसा कानून बनना चाहिए। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जब कोई कानून बनता है तो उसको लागू करती है, उसको अप्लाई करती है जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, ऐसे। तो एग्जीक्यूटिव को भी अपनी भूमिका पूरी निभानी चाहिए। उसके बाद बात आती है जुडिशरी, न्यायपालिका। जज जो होते हैं उनको भगवान का रूप माना है, जज काफ़ी रैशनल होते हैं, वो प्रभावित नहीं होते ऐसा माना जाता है। लेकिन चूँकि व्यवस्थाएं ऐसी है, भारत में काफ़ी डाइवर्सिटी है, तो आजकल जज भी शायद प्रभावित हो जाते हैं। और यही कारण था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के यूथ को कॉकरोच कह दिया और एक बहुत बड़ा आंदोलन अपने आप खड़ा हो गया। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी एक, मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन एक पेज था। कॉकरोच जनता पार्टी का कोई ऐसा संवैधानिक सेटअप नहीं है, वो कभी कोई अभी उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। लेकिन ये सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गए, शिक्षा, रोजगार। तो शिक्षा, रोजगार इतने बड़े मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों को पूरी जागरूकता के साथ, पूरा तसल्ली के साथ, पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर सरकार लागू करे, सरकार बात करे, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि शिक्षा और रोजगार से बहुत से भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सरोकारों की परिपाटी लिखी जा सकती है शिक्षा और रोजगार से। क्योंकि जब किसी एक परिवार में रोजगार होता है तो वो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, उस परिवार के रिश्तेदार आगे बढ़ते हैं, उस परिवार का एक सिस्टम बन जाता है, उनको जीने का एक, उनका एक लाइफ स्टैंडर्ड बन जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा और रोजगार किसी भी समाज की आधारशिला होती है, किसी भी समाज का बैकबोन होता है, किसी भी समाज का बैकग्राउंड होता है, किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप निश्चित रूप से इन चीज़ों पर विचार करें, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, जिस पर भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा विचार कर रहा है। सभी को शिक्षा, सभी को रोजगार, सभी को ज़मीन। विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। चूँकि आज का विषय था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, मैंने बड़ा डिफाइन वे में बताया कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है पहले 1871 में लागू हुआ, लेकिन वो कुछ एरियों पर लागू हुआ था। उसके बाद 1873 में दूसरा एक्ट पास हुआ जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर लागू हुआ।
जिसमें मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति के आधार पर पूरी जाति को क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। डेली उस व्यक्ति को, उस परिवार को थाने में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था, फिंगरप्रिंट देने होते थे, थाने में जाकर 2 बार अपनी हाजिरी वहाँ पे भरनी होती थी और पुलिस या तंत्र उनको एक क्रिमिनल की नज़र से देखता था, अपराधी की नज़र से। हालांकि क्राइम में ये 2 चीज़ें पूरी डिफाइंड है। ब्रिटिश जो सिविल क्रिमिनल जो क्राइम्स उन्होंने बनाए हैं, उसी में उन्होंने अपनी जो एक कहा जाए ज्यूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने ये चीज़ बताई है कि उसमें आपका एक्टस रिया भी होना चाहिए, मेंस रिया भी होना चाहिए, यानी एक्शन भी हो और दिमाग भी काम करे, तब क्राइम बनता। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा था, एक व्यक्ति को वैसे बना दिया क्रिमिनल। क्योंकि देखो, ये तो सच है कि अंग्रेज़ों को उस समय डकैती का, चोरी का सामना करना पड़ता था। समाज की कुछ जातियाँ ये काम भी करती थी क्योंकि वो पेशेवर जातियाँ थीं। लेकिन क्या एक व्यक्ति के आधार पर पूरे समाज को, पूरे समुदाय को क्रिमिनल बना देना, जन्मजात क्रिमिनल बना देना, क्या ये उचित था? इसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल, और इसके लिए शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट जिम्मेदार है और वो ट्राइबल्स भी जिम्मेदार है जो अंग्रेज़ों की, क्योंकि कानून को जब तक जनता ना माने उस कानून की लेजिटिमेसी नहीं होती। जब तक जनता आपके कानून को ना माने उस कानून की लेजिटिमेसी, उस कानून की वैधता नहीं होती। जैसे मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 एक्ट बनाए थे, बहुत बड़ी मूवमेंट चली, बहुत बड़ा दिल्ली आंदोलन चला, हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर कभी टिकरी बॉर्डर पर, कभी बुराड़ी बॉर्डर पर यहाँ पर आए। पंजाब के सरदार इकट्ठे हुए, पंजाब के किसान इकट्ठे हुए, हरियाणा के किसान जमींदार इकट्ठे हुए, राजस्थान से लोग आए, उत्तर प्रदेश से आए, साउथ इंडिया में, और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मूवमेंट बन गई। जैसे आजकल ये जंतर मंतर वाली बहुत बड़ी मूवमेंट बनी छात्रों की। तो चूँकि सरकार को पता है तो सरकार ने वो एक्ट वापस लेने पड़े। तो अगर आप एक्ट के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, कोई भी कानून बनता है और आपको लगता है कि ये कानून भारत की मान्यताओं के अकॉर्डिंग, भारत की कल्चर के अकॉर्डिंग, भारत के नॉलेज डोमेन के अकॉर्डिंग, भारत के एथोज़ के अकॉर्डिंग, भारत की एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो वो एक्ट डेफिनेटली संसद वापस ले लेती है। इसमें कोई डाउट नहीं, ये पंजाब के लोगों ने दिखाया। तो ऐसा नहीं कि मैं पंजाब के लोगों की प्रेज़ कर रहा हूँ, इसमें हरियाणा का भी योगदान था, उत्तर प्रदेश का। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज मूवमेंट था और लगभग 1 से प्लस साल ये मूवमेंट चला। लोगों ने अपने लंगर चलाए, सबको सेवा, सिमरन, सत्संग के माध्यम से बड़ा पीसफुली ये आंदोलन चला। गुरुवाणी के पाठ होते रहे और लोग जागरूक होते रहे, और लोगों में वो भावना है आज भी कि लोग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा मूवमेंट पीसफुली, नॉन वायलेंट तरीके से चला लेते हैं। हालांकि नॉन वायलेंट के लिए गांधी जी को याद किया जाता है, क्योंकि गांधी जी चाहे जो भी थे लेकिन जन आंदोलनों के वो मास्टर थे, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने 1917 में चंपारण मूवमेंट चलाया, 1918 में खेड़ा मूवमेंट चलाया, 1919 में खिलाफत असहयोग चलाया जो बाद में चोरा चोरी घटना के कारण वापस हुआ। फिर सिविल डिसोबीडेंस, सविनय अवज्ञा या सिविल नाफरमानी आंदोलन चलाया, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसको हम 10 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में हमने सेलिब्रेट किया था। तो मेरा ये मानना है कि गांधी जी जो थे, गांधी जी निश्चित रूप से जन आंदोलनों के मास्टर थे। तो आज भी हमें ज़रूरत है कि कोई ऐसी लॉन्ग टर्म मूवमेंट चले, क्योंकि आज मेन जो अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा का अधिकार बिल्कुल गर्त में जा चुका है, रोज़गार किसी के पास है नहीं, और भूमिहीन लोग हो चुके हैं। तो हम भूमिहीनों की आवाज़ उठा रहे हैं ताकि सभी को ज़मीन मिले, हम रोज़गारहीनों की आवाज़ उठा रहे हैं ताकि सभी को स्थायी रोज़गार मिले, हम शिक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं कि सभी को शिक्षा मिले, और फीस ना होने की वजह से या पैसे ना होने की वजह से या धन की कमी होने की वजह से किसी की शिक्षा ना छूटे, किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, या यूँ कहा जाए कि मेडिकल के खर्चे ना होने की वजह से किसी का इलाज ना रुके। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं सरकार एक, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होने का मतलब ही ये है कि हमारे पास एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है,
जिसमें कहा जाता है सरबत दा भला, कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो क्या सरकार अपनी जवाबदेही निभा रही है? इस चीज़ पर चिंतन करना आवश्यक है, संवाद करना आवश्यक है, डायलॉग करना आवश्यक है, क्योंकि विचार विमर्श से, डायलॉग से समस्याओं के हल हो जाते हैं, लोग आपसे जुड़ने लग जाते हैं, आपकी बात चली जाती है। आज तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को आपको जोड़ना नहीं, लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, लोग अपने आप आपकी विचार पर आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप हर किसी को जा के अकेले अकेले को ये बताएं। जो जागरूक होंगे, जिनका ज़मीर जिंदा होगा, जिनको भारत देश से कंसर्न होगा, जिनको भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, एंथ्रोपोलॉजिकल समस्याओं के साथ कोई भी कंसर्न होगा, तो निश्चित रूप से वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, और आपसे कनेक्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके आंदोलन को भी एक बहुत मजबूती मिलेगी, एक सेहत मिलेगी। तो इन सब विचारों के साथ मैं आप सबसे ये डिस्कशन कर रहा हूँ। और चूँकि आज शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, आज मुझे चंडीगढ़ जाना है और थोड़ी सी व्यवस्थाएं हैं, व्यस्त आज का शेड्यूल रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आज आपसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पर बात कर रहा था। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बहुत ख़तरनाक एक्ट था, एक काला कानून था, एक काला अध्याय था, एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोग्रामों पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की टूल टेक्निक्स पर, टेक्नोलॉजी पर, उनके इम्पीरियलिस्ट कैरेक्टर पर, क्योंकि डीकोलोनाइज ऐसे ही हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब उन्होंने ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाने यहाँ पे शुरू कर दिए, चाहे वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के माध्यम से है, चाहे वो रोलेट एक्ट पास किया, चाहे वो मार्ले मिंटो पास किया, चाहे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पास किया, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास किया, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी या रिंग फेंस नीति वगैरह, तो जितनी पॉलिसीज़, प्रोग्राम या जो टूल टेक्निक्स उन्होंने लागू करी, उसका भारत के लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया। और भारत के लोगों से, खासकर आदिवासी जाति से, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डरते थे। और इसीलिए 1857 से जो पहले मूवमेंट भारत में चली, चाहे वो मुंडा मूवमेंट है, चाहे वो संथाल है, जो मूवमेंट चलती थी वो ज़्यादातर मूवमेंट्स जो थी कबीला समाज की मूवमेंट थी, आदिवासी समाज की मूवमेंट थी, ट्राइबल्स की, जिनको आजकल डी नोटिफाइड DNT करके 2008 में जो बना और बाद में उसको राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया। तो आज भारत की जो जुडिशरी है उसको सोचना चाहिए कि हम क्या घुमंतु जो जातियाँ हैं उनको उनका हक दे पाए हैं कि नहीं, या आज भी वो जल, जंगल और ज़मीन में ही उलझे हुए हैं, उनको पूरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। क्या सरकार आज भी उनके अधिकारों का कत्लेआम कर रही है? इस चीज़ पर सोचना चाहिए जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, और मीडिया को बहुत बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। कॉरपोरेट सेक्टर को भी अपना थोड़ा सा दरियादिली दिखानी चाहिए, उनको भी आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, और ये होता ही रहा है, कि जो शोषण की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो बड़ा लॉन्ग टर्म होता है। और धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी समुदाय उस शोषण की प्रक्रिया का हैबिचुअल, और एक टाइम तो ऐसा आता कि वो शोषण की प्रक्रिया को एंजॉय करने लग जाता है, उसमें उसको आनंद आने लग जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, उसको लगने लग जाता है कि ऐसा ऐसा हो। जैसे अमेरिका में जो यूँ कहा जाए दास प्रथा थी, स्लेव जो सिस्टम था, वहाँ पे लोगों को बांध दिया गया। तो बाद में जब उनको आज़ाद किया गया, जब अब्राहम लिंकन वहाँ के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने स्लेव जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया, दास प्रथा को ख़त्म किया, क्योंकि उनका मानना था कि दास प्रथा एक अमानवीय व्यवस्था है, एक बड़ी अत्याचार वाली व्यवस्था। जब उन्होंने उसको ख़त्म किया, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, क्योंकि अब्राहम लिंकन बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। दास प्रथा उनको बड़ी इनह्यूमन प्रैक्टिस लगती थी, बड़ी बार्बिक जो है प्रैक्टिस थी। उसको ख़त्म किया, तो बाद में जब लोगों को आज़ाद किया गया तो लोगों को कई कई दिन तक लोगों को नींद नहीं आई, लोग कई कई दिन तक सो नहीं पाए। और फिर धीरे धीरे जो उनको जंजीरों से बांधा गया था, वो जंजीरें बांधी गई, फिर उनको नींद आई, फिर धीरे धीरे उनको जंजीरों की आदत छुटा दी गई। जैसे हम बात करते होते कि एक हाथी को हम एक उससे बांधे थे, खूंटे से, बचपन में, और जब वो बड़ा हो जाता तब भी वो उस खूंटे से ही बंधा रहे, और वो उस खूंटे को ही अपना सब कुछ समझने लग जाता और उससे ही बंधा रहता। और चाहे तो हाथी बड़े बड़े वो वृक्षों को तोड़ सकता, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ सकता, लेकिन चूंकि उसके माइंड की कंडीशनिंग हो गई,
तो मेन जो खेला है, मेन जो यहाँ पे रोचक विषय है वो आपके दिमाग का है। आपके दिमाग को आपको आज़ाद करना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग आज़ाद हो जाता तो फिर आपको हथियारों की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपका दिमाग वो काम करता है जिसमें आप पारंगत तो होते ही हैं, और कई बार आप वो करिश्मे भी कर देते जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मानसिक गुलामी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मानसिक गुलामी, जैसे कई बच्चे स्कूलों में मानसिक गुलाम बन जाते हैं, कॉलेजों में मानसिक गुलाम बन जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मानसिक गुलाम बन जाते हैं। मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस सोचते ही नहीं। जबकि जीवन क्या है? जीवन में जब आप पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में और उससे बाहर निकलते हैं तो बाहर जो कुछ भी मिलता है वो सब आउट ऑफ बॉक्स मिलता है, वो सब आउट ऑफ सिलेबस मिलता है। पता नहीं आपको कौन सी सामाजिक चुनौती आ जाए, पता नहीं कौन सी आर्थिक चुनौती आ जाए, पता नहीं कौन सी राजनीतिक चुनौती आ जाए। तो आपको अपने आप को पूरा बुलंद करना पड़ेगा, पूरा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट करना पड़ेगा। तभी आप एक परफेक्ट नागरिक होंगे और तभी आप इन मुद्दों पर बोल सकते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन नहीं कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि योग्यतम की उत्तरजीविता, कि दुनिया में केवल वही स्पीसीज जो है सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी जो फिट रहेगी। यानी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग या जो भी सिचुएशन है उस देश की, उस इकोसिस्टम की, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो है पूरे अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं, पूरे परफेक्ट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आप बहुत बुलंद आवाज़ के रूप में आगे आते हैं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। किसी सत्ता पक्ष का विरोध करना या विपक्ष का विरोध करना मेरा मकसद नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम वही बता रहे हैं जो सच है, जो लोगों को जागरूक करे। तो हमने आज आपको ऐतिहासिक जो तथ्य थे, क्योंकि जो है अपना एक बुक है उसके बारे में बता रहा हूँ, व्हाट इज़ हिस्ट्री। E.H. कार कहता है कि तथ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको हिस्टोरिकल तथ्य बताए, बिकॉज हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और इनके कनेक्शन को हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास अतीत और वर्तमान का संवाद कराता है, वही मैंने आज करने की कोशिश करी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को आज की व्यवस्था से मैंने आपको कनेक्ट करके बताया कि उस समय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या कर रहा था, आज के जो एक्ट्स है वो क्या कर रहे हैं। क्या यूपीएससी अपनी भूमिका निभा पा रही है? क्या यूजीसी अपनी भूमिका निभा पा रही है? क्या एसएससी अपनी भूमिका निभा पा रही है? क्या आईबीपीएस अपनी भूमिका निभा पा रहा है? क्या एनटीए अपनी भूमिका निभा पा रही है? क्या जुडिशरी अपनी भूमिका निभा पा रही है? क्या एग्जीक्यूटिव, क्या लेजिस्लेचर, क्या मीडिया, क्या कॉरपोरेट सेक्टर या हम इंडिविजुअल क्या अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं कि नहीं? इन सब मुद्दों पर मैंने बड़ी विस्तार से आपसे बात करी और मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए। ये बड़ी आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी थी और बड़ा ही एक युगांतकारी आज का हमारा ये लेक्चर रहा है। और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक भी था, सामाजिक भी था। शायद आपकी मानसिक स्थिति को इसने झकझोरा हो, शायद आपको जागरूक किया हो, शायद आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जगाया हो। शायद जो जिंदा ज़मीर के लोग हैं मेरे से जुड़ें, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ, कामना भी करता हूँ। और फिर बताना चाहूँगा कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो 1871 में पास हुआ वो एक छोटे लेवल पे लागू किया गया, लेकिन जो 1873 में लागू हुआ वो ऑल इंडिया लेवल पर लागू किया गया। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करी हमने, उसकी बैकग्राउंड के बारे में बात करी हमने, उसके कारणों के बारे में बात करी कि कैसे 1857 के विद्रोह के बाद जल, जंगल और ज़मीन की ज़रूरत अंग्रेज़ों को पड़ी और उस जल, जंगल और ज़मीन को देने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो आदिवासी समाज था, कबीला समाज था, ट्राइबल कम्युनिटी थी, जनजातीय समाज था, वो जुझारू और वो मार्शल जातियाँ थी, 200 प्लस जातियाँ, जिनका उस समय के सारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर अधिकार था, जो अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ी टक्कर दे रहे थे, जो अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब यूँ कहा जाए कि दीवार के रूप में खड़े थे। तो उस दीवार को तोड़ने के लिए, उस जंगरोधी दीवार को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया। उन जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया, बाई बर्थ उनको क्रिमिनल ऑफेंडर बना दिया। और फिर जब उनको ऑफेंडर बना दिया तो फिर धीरे धीरे वो ब्रिटिशर्स का जो कल्चीज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन उसके अंडर आने लग गए, क्योंकि अंग्रेज़ों को भारत में देखो अपना व्यापार चलाना था शुरू में।
अंग्रेज़ों के अगर हम उसकी बात करें यहाँ पे भारत में उनके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की, तो 1757 से लेके लगभग 1857 तक भारत के अंदर उनका जो है, जो उनका सेटअप है, वो कॉलोनियल हिस्ट्री के रूप में हम जानते हैं कि उनका बस्तीवादी इतिहास है। जब उनको व्यापार भी करना है यहाँ पे, उनको जो है बैंकिंग सिस्टम भी सेट करना है, और चूँकि उस टाइम मुग़ल एम्पायर भी है, मुग़ल एम्पायर 1526 से लेकर 1857 तक भारत में रहा है। हाँ, ये है कि मुग़ल एम्पायर अंग्रेज़ों के प्रति बड़ा लिबरल रुख अपनाते रहते थे। जहांगीर ने भी उनके लिए व्यवस्थाएं करी, अकबर ने भी, शाहजहाँ ने भी, फ़र्रुखशियर ने भी, शाह आलम ने भी, सभी ने अंग्रेज़ों को बेनिफिट्स दिए। तो मुग़लों का बहुत बड़ा योगदान है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में जमाने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टील पिलर एस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा योगदान मीर जाफ़र का नहीं है, सबसे बड़ा योगदान मुग़लों का भी है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तो 1857 के बाद वो हुआ। तो जो पहली परंपरा है भारत में जो अंग्रेज़ों की, जो हम अगर पीरियड वाइज डिस्कस करें, तो जो 1757 से लेके 1857 तक का जो पहला टाइम है, उसको हम बस्तीवादी इतिहास कहते हैं। और 1858 से लेके 1947 तक उसको साम्राज्यवादी इतिहास करते हैं। तो ब्रिटिश टेन्योर को हम दो भागों में बांटते हैं। और जो 1600 से लेके 1757 तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत में हालात ऐसी थी जैसे गली का कुत्ता होता है, स्ट्रीट डॉग्स की तरह इधर उधर भटक रहे थे वो। लेकिन 1857 में या उससे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद अंग्रेज़ों को भारत में यूँ कहा जाए कि अपना आधार मिल गया, उनको यहाँ राज करने का उनको सूत्र मिल गया कि डिवाइड एंड रूल भी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकता है। उन्होंने रियासतों को एक दूसरी रियासत से लड़ाया, रजवाड़ों को लड़ाया, रजवाड़ों को सारे बेनिफिट दिए, क्योंकि रजवाड़े मूल रूप से लग्जरी लाइफ जीते थे। और रजवाड़ों का बहुत बड़ा योगदान है भारत को गुलाम बनाने में, क्योंकि रजवाड़े तो चाहते थे कि उनको अपने बेनिफिट्स मिले, उनको अपना एक तरह से जिसको पर्स, प्रीवी पर्स मिले, उसको वो लेना चाहते थे। तो बड़ी विस्तार से चर्चा मैंने की है। और धीरे धीरे मैं आपको बीच बीच में इतिहास के छींटे भी मारता रहा, इतिहास को समझाता रहा कि क्योंकि देखो, भारत को समझना है तो आपको मॉडर्न इंडिया को समझना बहुत ज़रूरी है, आधुनिक भारत को समझना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक भारत में भी ब्रिटिश भारत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो जो आप ब्रिटिश भारत को समझेंगे, जो जो आप ब्रिटिश हिस्ट्री को समझेंगे, कॉलोनियल माइंडसेट को समझेंगे, जेम्स मिल को समझेंगे, लॉर्ड डलहौजी को समझेंगे, लॉर्ड कर्जन को समझेंगे, लॉर्ड रिपन को समझेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी वैचारिकी खड़ी करी, कैसे उन्होंने अपना आइडियोलॉजी खड़ी करी, और कैसे हमारे को डिवाइड कर दिया कि ये सबाल्टर्न कम्युनिटी है, ये ट्राइब्स है, ये फलाना है, ये वो है, ये मुस्लिम है, और हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते। तो इस तरह उन्होंने कैसे यहाँ पे अपनी वैचारिकी खड़ी करी, डिवाइड एंड रूल एस्टेब्लिश किया, कम्युनलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया। क्योंकि ये बात मैं कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी होता है। आप अंग्रेज़ों को वैसे नहीं मार सकते, अंग्रेज़ों को आप तब मारेंगे जब आप। तो आज के लिए मैं आपके साथ इतनी ही बात करना चाहूँगा। आप सभी ने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को फिर इनवाइट करता हूँ कि बेरोजगार भूमिहीन संघर्ष मोर्चा के इस मंच पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप सब ने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक्स।